हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल का सेकंड पॉइंट। हम लोग ने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था। देखिए फेरोमोन ट्रैप्स क्या होता है, ये मैकेनिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक पॉइंट था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो इसी का एक नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बर्ड परचेस को कैसे लगाया जाता है। जैसे पर्च मतलब क्या होता है, बैठने की जगह। तो वुडन, बैम्बू और प्लास्टिक ये स्टिक्स को इरेक्ट कर दिया जाता है, मतलब खड़े करके रखा जाता है फील्ड में। जिससे ये जो स्टिक है ना, इसका हाइट जो होता है वो 1.5 से लेकर 2 मीटर के अराउंड होता है। उसे इतने ही मीटर के दूरी में ग्राउंड से रखा जाता है उस स्टिक्स को। वो स्टिक्स या तो वुडन का होगा, या बैम्बू का होगा, या प्लास्टिक का होगा। तो उस स्टिक पे क्या होता है कि ये बर्ड्स जो है वो ईजिली आके वहाँ पे बैठ जाती है। और बहुत सारी बर्ड जब आएगी, तो जैसे कि बुलबुल हो गई, मैना, ड्रोंगो, क्रॉ, हेरॉन, ये सब बर्ड्स आ जाएगी। तो ये सब बर्ड्स क्या इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट खाने वाली। तो जब ये बर्ड्स वहाँ पे सिट कर जाती है उस स्टिक्स पर, जब बैठ जाती है फील्ड में, तो वो आराम से उसे इंसेक्ट को खाने लगती है पकड़ पकड़ के। और जैसे कि इंसेक्ट में बॉल वर्म खाएगी, मोथ खाएगी, ग्रासहोपर्स खा लेगी, कैटरपिलर, ये सब इंसेक्ट को खाने लगेगी, जो कि वहाँ पर आसपास जो उड़ते रहते हैं इंसेक्ट। और इससे क्या होगा कि इंसेक्ट का पॉपुलेशन कम होने लगेगा। नेचुरली तरीक़ों से हम इसे इंसेक्ट के पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। और ये दिस रिड्यूस द क्रॉप ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड कीप्स द इन्वायरमेंट सेफ। ये क्या है कि क्रॉप के पेस्टिसाइड्स को कम कर देगा और इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा इससे। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या है मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल का, कि रिलीजिंग एनिमी इंसेक्ट्स ऑफ द पेस्ट सच एज वर्म कॉल्ड ट्राइकोग्रामा विच ईट द एग ऑफ बॉल वर्म। इससे ये क्या करता है कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जो जितना भी जो पेस्ट था, जैसे बॉल वर्म था, या जितना भी जो नुकसान पहुंचा रहा था कॉटन क्रॉप को, तो उसके हम लोग एनिमी इंसेक्ट को रिलीज़ करेंगे, जो कि उस जितने भी बॉल वर्म के एग हैं उसको खा लें। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि सच एज वर्म, मतलब ट्राइकोग्रामा को वहाँ पर रख देंगे। और ये ट्राइकोग्रामा क्या करेगा कि बॉल वर्म के सारे अंडों को खा जाएगा। इससे भी पेस्ट से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं और कॉटन क्रॉप हेल्दी रह सकता है। ट्राइकोग्रामा इज़ अ वेरी स्मॉल पैरासिटिड वैस्प। ट्राइकोग्रामा क्या है, एक बहुत छोटा पैरासिटिड वैस्प है। इट इटसेल्फ डज नॉट, ये खुद कॉटन को हार्म नहीं पहुंचाता है, ये सिर्फ उसी अंडों को हार्म पहुंचाएगा जो अंडे बड़े होकर के कॉटन क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। बट इट लेज इट्स एग इन द एग्स ऑफ बॉलवर्म। ये ट्राइकोग्रामा अपना अंडा दे देता है बॉलवर्म के अंडे के पास। और जब जो लार्वा निकलता है ट्राइकोग्रामा का, वो खा लेता है बॉलवर्म के अंडों को, अंदर ही अंदर खा लेता है। द एग ऑफ बॉलवर्म नेवर बिकम्स ए लार्वा। इसीलिए जब वो उस अंडे को ही खा जाएगा तो उस एग से लार्वा निकलेगा ही नहीं, बॉलवर्म के एग से। तो कॉटन क्रॉप क्या सेफ रहेगा। अब तीसरा मेथड क्या है, केमिकल प्रोडक्शन। हम लोग ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था, कल्चरल प्रोटेक्शन मेथड पढ़ा था। प्रोटेक्शन मेथड में पहला पॉइंट था कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में ये कुछ पॉइंट थे, ये सब आप लोग ने पिछले वीडियो में देखे होंगे। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट था मैकेनिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसका पहला पॉइंट फेरोमोन ट्रैप्स था, और सेकंड पॉइंट इसका था बर्ड परचेस को कैसे लगाते हैं और बर्ड परचेस के ज़रिए कैसे इंसेक्ट को पकड़ते हैं, और ये उसका थर्ड पॉइंट था। तो ये मैकेनिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल का थर्ड पॉइंट था। अब आता है कि वो प्रोटेक्शन मेथड का थर्ड पॉइंट क्या है। तो केमिकल प्रोटेक्शन मतलब कीटनाशक दवाएं, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स व्हेन नीडेड, जैसे कि एमिडा क्लोरोप्रिड, मोनोक्रोटोफोस, क्लोरफायरिफोस, बीटी फॉर्मुलेशन एट्सेट्रा। ये सब जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, ये सबको स्प्रे किया जाता है। और ये ये जितने मेडिसिन हैं शुड बी यूज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पेस्ट इज़ हाई। ये सबको तभी यूज़ करना है जब ज़्यादा तादाद में पेस्ट हो जाते हैं, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तभी ये पेस्ट को छिड़काव किया जाता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इज़ क्रॉस, इसीलिए ताकि मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए जब ये ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाए तभी ये पेस्ट को यूज़ किया जाए। ये केमिकल प्रोटेक्शन का मतलब यही था कि पेस्ट को छिड़काव करके कैसे कॉटन क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाए। तो कॉटन क्रॉप के प्लांट केयर में हम लोग ने वीड रिमूवल के बारे में पढ़ा, लाइट इरिगेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कॉटन क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो एक स्टेज था कि पहले हम लोग कॉटन को ग्रो कैसे करते हैं। तो पहले उसको मिट्टी में बोते हैं, फिर उसके बाद जर्मिनेशन होता है, फिर उसके बाद प्लांट केयर करना पड़ता है उसका, और फिर उसके बाद क्या होता है कि फ्लावरिंग एंड फ्रूट आता है। मतलब कुछ महीने बाद वो प्लांट से फ्लावर आता है और छोटा छोटा ग्रीन फ्रूट्स आता है।
जिसे हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं, कपास के गोले कहते हैं। और मैचुरेशन मतलब कपास का पकना। वो क्या होता है कि जब ये बॉल जो है पूरी तरह पक जाता है तो ये फटने लगता है, और इसके अंदर से फटने के बाद एक वाइट वाइट कॉटन लाइक फाइबर बाहर आ जाता है। इसी को कॉटन, यही कॉटन होता है, इसके अंदर से कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड। तो कॉटन प्लांट को ग्रो कैसे किया जाता है, कैसी मिट्टी में? तो इसका जो सॉइल है कॉटन प्लांट को, वो ब्लैक सॉइल में ही इसे ग्रो किया जाता है। इट हैज़ ग्रेट मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। मतलब कि ब्लैक सॉइल का क्या होता है कि इसके मॉइस्चर को रिटेंशन मतलब कि रोक कर रखने की क्षमता। ये जो ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को रोक करके रखता है, ये इसका यही अच्छा है कैपेसिटी। तो इसीलिए इसे इसमें ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल को ही यूज़ किया जाता है कि ये मॉइस्चर को रोक सकता है ज़्यादा समय तक। कॉटन डज नॉट रिक्वायर मच वाटर बट द सॉइल शुड रिमेन स्लाइटली मॉइस्ट। कॉटन को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग ने लाइट इरिगेशन पढ़ा था कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी दें। तो इसीलिए ये स्लाइटली इसे नमी रखना ज़रूरी है। इट इज़ रिच इन लाइम, आयरन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि ये चूना रहता है, आयरन होता है और न्यूट्रिएंट्स रहता है, जो कि गुड ग्रोथ होता है, प्लांट के लिए अच्छा ग्रोथ माना जाता है। व्हेन द सॉइल क्रैक्स इन समर, जब मिट्टी फटने लगती है गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है कि रूट्स जो है, रूट्स के अंदर हवा चला जाता है। मिट्टी फटने से ये नहीं है कि वो प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। मिट्टी फटने से क्या होता है कि रूट्स के अंदर हवा जाने लगता है। और ब्लैक सॉइल क्या होता है कि ब्लैक सॉइल में ना ज़्यादा अमाउंट में क्ले होता है। और जब वो व्हेन मॉइस्चर ड्राइज अप इन समर, जब वो फटने लगता है समर में मिट्टी, तो वो श्रिंक हो जाता है, उसका जो सॉइल है वो सिकुड़ जाएगा, दरारें आ जाएगी उसके ऊपर। जब फटता है तो कैसे लगता है, सिकुड़ जाता है, दरारें आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके कारण जो चैनल है वो खुल जाते हैं, जिसके अंदर आसानी से हवा चला जाता है, ऑक्सीजन अच्छे से इंटर करने लगता है उस क्रैक के ज़रिए। और इस क्रैक के ज़रिए फिर जब ऑक्सीजन इंटर करने लगेगा तो प्लांट का जो रूट है वो ऑक्सीजन आसानी से लेने लगेगा, मतलब सांस लेने लगेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो ये रूट के लिए, प्लांट के रूट के लिए अच्छा माना गया है कि जब ड्राई सीजन में सॉइल क्रैक हो जाता है तो उस छेद के ज़रिए वो ऑक्सीजन को अपने अंदर एंटर करता है और इससे रेस्पिरेशन लेता है। जब क्रैक दिखने लगता है तो अंदर का जो सॉइल का पार्ट है, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन उसके अंदर चला जाता है, जो कि वो एरेशन देता है रूट्स को। तो इफ़ द सॉइल इज़ वेरी क्लेई, अगर सॉइल बहुत चिकनी है और वाटर लॉक्ड गीली है, तो द रूट्स डू नॉट, अगर बहुत ज़्यादा पानी है, एकदम क्ले, बहुत ज़्यादा क्ले है और बहुत ज़्यादा गीला मिट्टी है, तो इतना भी ज़्यादा गीला मिट्टी होने से क्या होगा कि ऑक्सीजन रूट को पहुंच नहीं सकेगा, जिसकी वजह से प्लांट सड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि कॉटन प्लांट के रूट को थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाए, ताकि थोड़े थोड़े पानी में वो ऑक्सीजन ले सके और वो प्लांट सड़े ना। बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन ब्लैक सॉइल इन समर, द रूट्स डू नॉट सफोकेट, दे गेट गुड एरेशन। जब समर में ब्लैक सॉइल में क्रैक्स आ जाता है तो इससे वो सफोकेट नहीं होते हैं, ये उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो उस क्रैक्स से वो ऑक्सीजन को ले पाते हैं अपने अंदर, तो ये उसके लिए अच्छा एरेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉटन इज़ ऑल्सो ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। मतलब कि ब्लैक सॉइल के अलावा कॉटन जो है एलुवियल सॉइल में भी ग्रो करते हैं। क्यों? और ये सॉइल को कहाँ से लिया जाता है? रिवर से लाया जाता है, और इसमें ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। कॉटन नीड्स फर्टाइल सॉइल एंड एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। कॉटन को फर्टाइल सॉइल चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, और एलुवियल सॉइल जो है बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल है। दिस सॉइल इज़ लूज़, ये जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल की, एलुवियल सॉइल जो है ये बहुत लूज़ होते हैं। और द रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट गेट स्पेस टू ग्रो, इसीलिए इससे क्या होता है कि कॉटन प्लांट के रूट्स को स्पेस मिल जाता है ग्रो करने के लिए। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉटन प्लांट को किस क्लाइमेट में ग्रो करना चाहिए और उसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।